हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट चैप्टर था जिसको कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम से जस्ट पहले क्या क्या रिवाइज़ करके जाइए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम टाइम रिवीजन होगा। कोशिश करेंगे या मतलब कि जल्दी से जल्दी यह वीडियो कंप्लीट हो जाए, मतलब कम टाइम में हम लोग सारा कुछ रिवाइज़ कर लें। तो देखिए, इसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे। अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो जाके पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, खगोल की क्या कहलाता है, यूनिवर्स क्या है, ये सब हम लोग देख चुके थे। तारे के बारे में भी देख चुके थे। हाँ, तो इसमें था जब तारा बनने के पहले देखिए, गैस जो होता है, मतलब विरल गैस होता है। विरल गैस जब केंद्रित हो जाता है तो घने बादल छा जाते हैं जिन्हें निहारिका कहा जाता है। जब निहारिका यानी कि नेबुला में संलयन विधि प्रारंभ हो जाता है तो वह तारे का रूप ले लेते हैं। संलयन विधि क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम का बनना। तारे में ईंधन जो होता है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारे का रंग के आधार पर उस समझ में आता है कि उसमें ताप कितना होगा, मतलब उसका ताप निर्भर करता है उसके रंग पे। तो नीला और सफ़ेद है यानी कि क्या है? उच्च तापमान है। नारंगी है तो मध्य तापमान है। ठीक है, लाल है तो अब उसमें तापमान मतलब कि कम होने लगा है और यह बूढ़ा होने लगा है। ठीक है, और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? लाल दानव बनता है, रेड जाइंट। ठीक है, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का आकार ले लेता है, मतलब लाल दानव बढ़ने लगता है। और लाल दानव होता क्या है? वह आकार में बड़ा होने लगता है। ठीक है, जब यह लाल दानव अपना आकार बड़ा कर रहा होता है तो दो केस होता है। एक में ऐसा होता है कि सूरज के 1.44 गुना से छोटा जब रहता है तो उसको श्वेत वामन कहते हैं। और श्वेत वामन का भी जब वह द्रव्यमान मतलब कि श्वेत वामन बनता है, श्वेत वामन के रूप में जब वह चमकने का उसका ख़त्म हो जाता है, जीवाश्म तारा कहते हैं श्वेत वामन को। जब वह भी अंतिम रूप में चमकना ख़त्म हो जाता है तो काला वामन बन जाता है। ठीक है, उसका दूसरा केस होता है जिसमें कि यदि लाल दानव का सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा होता है तो अभिनव तारा बनता है। इसको सुपरनोवा भी कहते हैं। यह कार्बन जैसे हल्के पदार्थ जो होते हैं, कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद यह विस्फोट करने लगता है। विस्फोट के बाद 3 तारों के रूप में बदलता है: न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन का विस्फोट, यह तारों के विस्फोट के बाद बनता है और इसमें उच्च घनत्व होता है और आकार छोटा होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित हो जाते हैं। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? यह न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च होता है और आकार छोटा होता है। ठीक है, सभी तारे न्यूट्रॉन के रूप में संगठित हो जाते हैं। उसके बाद पल्सर क्या होता है? पल्सर चमकता और बूझता रहता है। उसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्वेसर क्या होता है? यह तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति होती है। ठीक है, तो पल्सर आप देख लिए। पल्सर क्या है? यह तारा चमकता और बूझता रहता है। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, तीव्र रेडियो तरंगें निकलती है। क्वेसर क्या होता है? अंतिम अवस्था होता है और चुंबकीय क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कृष्ण वीवर या ब्लैक होल क्या होता है? इसमें से पदार्थ मतलब कि कोई भी प्रकाश गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? चंद्रशेखर ने। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुणे बड़े होते हैं वो ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल कौन बनता है? जो 3 गुना सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा होता है वह ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन सभी को अपनी ओर खींच लेता है। तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? वही 1.44 गुना जो होता है सूर्य का 1.44 गुना या 1.5 गुना। ठीक है, चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.F. फाउलर के साथ 1983 याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मिला था। लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है। जब सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह उसके समीप चार ग्रह जो होते हैं उसको वह जला देता है। व्हाइट होल क्या होता है? यह परिकल्पना है जिससे माना जाता है कि यहीं से सारा
यह एक परिकल्पना है। कहा जाता है कि प्रकाश जो है एक ही बिंदु से आ रहे हैं। गैलेक्सी क्या है? ब्रह्मांड में तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी किस तरह का होता है? सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे में पाए जाते हैं। तारा जो होता है इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे में पाया जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है वह क्या होता है? मध्य में जाने लगता है। ब्लैक होल आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। बल्ज में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बहुत सारा तारा को वह खींच के रखता है ब्लैक होल। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष शुरू हुआ था। 12 × 10 पूर्व हुआ था, ठीक है, 12 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड में 100 अरब तारे, 100 अरब आकाशगंगा हैं और हर एक में 100 अरब तारे हैं। हर्सल ने 1850 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य आकाशगंगा एक ही अंश मात्र है, ठीक है, एक अंश मात्र है। हर्सल ने बताया था 1805 में सूर्य, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, ठीक है। सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। सुपर क्लस्टर क्या है? हमारा सुपर क्लस्टर क्या है? मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33, ठीक है। देवयानी क्या है? हमारे मंदाकिनी हम लोगों का आकाशगंगा है और अपने आकाशगंगा से देवयानी या एंड्रोमेटा जो है वो सबसे करीबी है। कितना करीबी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, ठीक है। हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, ठीक है। उसके बाद दूसरा निकटतम आकाशगंगा कौन है? NGC M33। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी, मिल्की वे, ठीक है, इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। यह सर्पिलाकार होता है। ओरियन नेबुला के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओरियन नेबुला जो है यह मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है। चलिए ठीक है। इस आकाशगंगा जो होता है, आकाशगंगा के 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है, ठीक है। चलिए, नए तारे बाहरी भुजा पे घूमते रहते हैं। जब वह थोड़ा बड़ा मतलब बूढ़ा होने लगता है बीच में चला जाता है और सबसे अंत में वह एकदम मध्य में पहुंच जाता है। यह सब देख चुके थे। आगे देखते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। बल्ज, ठीक है। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, ठीक है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना करीब है? 4.25 या 4.24 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या होता है? वही जिससे क्या बोलते हैं, बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ये सब जो बनता है। तो 88 तारामंडल है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे प्रमुख तारामंडल सेंट्रो तथा हाइड्रा। सबसे प्रमुख तारामंडल सेंट्रो तथा हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, ठीक है। सेंट्रो और हाइड्रा सबसे प्रमुख है, जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। ध्रुव तारा, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद साइरस जो होता है वह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। तो साइरस क्या है? डे स्टार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हेटर तारा। हेटर तारा इसे शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। यह शिकारी की तरह दिखता है। पढ़ाए थे वह किस तरह का उसका रहता है आकृति। यह इसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया भी था ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है साइरस तारे को। तो ओरियन क्या है? यही है तारामंडल। इसी तारामंडल के दक्षिण पश्चिम में कौन सा तारा रहता है? साइरस तारा रहता है। और हेटर तारामंडल के ही दक्षिण पश्चिम में साइरस तारामंडल रहता है, साइरस तारा रहता है, जो कि सबसे चमकीला तारा है। चलिए, बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि, यह हम लोग देखें 7 तारों का एक समूह होता है बृहद सप्तऋषि। तो यह बृहद सप्तऋषि के सबसे ऊपरी तारे के बीच में, ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है, ठीक है। और लघु सप्तऋषि भी क्या होता है? यह भी तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह, और यह थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा ढूंढा जाता है। नक्षत्र किसको कहते हैं? नक्षत्र जो है वह सूर्य के समीप
समूहों को नक्षत्र कहते हैं। यानी सूर्य के सबसे समीप तारा का जो समूह रहता है उसको नक्षत्र कहते हैं, उससे थोड़ा दूर रहता है तो तारामंडल कहते हैं। तारामंडल 88 है और नक्षत्र कितना है? 27 है। कभी किसी किसी ने 28 भी बताया हुआ है, तो भारतीय मनीषियों ने, आपको 27 ही लगाना है एग्जाम में। चलिए ठीक है, सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को पार कर लेता है? वो 2.25 नक्षत्र को, ठीक है, 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है। भारतीय ज्योतिषियों पर इसका प्रभाव देखा जाता है। नक्षत्र जो होता है वह ज्योतिषी देखते हैं। तो नक्षत्र है चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी, बेल्जियम याद रखिएगा, बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेरी ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था 15 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 15 बिलियन वर्ष पहले दिया था। उसके बाद क्या कहा था कि कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए थे, ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कई तारे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण कर लेते हैं, यह भी हम लोगों को पता है। 3 आकाश गंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। सुपर क्लस्टर जानते हैं, कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनाता है, ठीक है। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। किसने बताया? हब्बल नामक वैज्ञानिक ने। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। हब्बस नामक दूरदर्शी से पता चलता है, उसी से याद रखिएगा, हब्बल, ठीक है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है और जब वह पूरी तरह से विस्तारित होते होते क्या होगा, उसका शक्ति खत्म हो जाएगा तो वह सिकुड़ना शुरू होगा, और जब सिकुड़ना शुरू होगा, पूरी तरह सिकुड़ जाएगा, तो उसको कहेंगे सुपर क्रंच। सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सौरमंडल उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है? सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहते हैं। ये सब हम लोग देख चुके थे। चलिए ठीक है, सिद्धांत क्या क्या है वो देखते हैं। पहले कोई व्यक्ति आया जो मोनोस्टार सिद्धांत दिया, ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य के टूटने से हुआ है, सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। मोनोस्टार थ्योरी जिसने दिया था उसने क्या कहा? सूर्य के ही टुकड़े से हुआ। तो इसमें 2 व्यक्ति थे, कांट और एक थे लाप्लास, ठीक है। तो कांट महोदय ने क्या बताया कि गैसीय सिद्धांत, यानी कि एक पृथ्वी है, इसी में से कुछ कुछ चीज़ निकल गया है, गैस मतलब कि धूल कण, ठीक है, और इसी से ग्रहों का निर्माण हो गया है, ये बताया था। और उसके बाद निहारिका सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने क्या बताया कि इसके अनुसार सूर्य का ही बाहरी परत, या सूर्य है, सूर्य का ही बाहरी परत जो है ठंडा हो गया और इसमें से कुछ निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, हाँ, ऐसे टाइप का, यही टूट टूट कर अलग हो गया और फिर ग्रहों का निर्माण हो गया। तो दोनों सिद्धांत गलत हो गया था, क्योंकि जो सूर्य है और पृथ्वी है, यानी ग्रह जो है, उसका कंपोनेंट्स मिलता नहीं है। डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारा से हुआ है। इस सिद्धांत के 2 विद्वान हैं, चैम्बरलिन और जीन्स। डुअल स्टार थ्योरी, यानी कि एक चैम्बरलिन ने क्या बताया, इसके अनुसार सूर्य के समीप विशाल तारा है, ये सूर्य है, ठीक है, इसके समीप एक विशाल तारा है, थोड़ा विशाल बना देते हैं, ठीक है, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया है और ऊपरी भाग अलग हो गया है। जैसे सौरमंडल के या ऊपरी भाग अलग हो गया है उसका, और उससे फिर मतलब कि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, इस तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ से कुछ भाग टूट गया है और उसी से फिर बन गया, ठीक है। जीन्स का क्या कहना था, या तो चैम्बरलिन का है। जीन्स के अनुसार भी ऐसा ही कुछ था। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा है जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपरी भाग निकल कर अलग हो गया है। जब इस तारा सूर्य के समीप आया तो बहुत बड़े भाग में सूर्य को अलग करके इससे बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया। तो चैम्बरलिन और जीन्स दोनों ने सेम ही बात कहा था, ठीक है, कि 2 तारा है, एक तारा ने 2 तारा, यानी कि एक इधर तारा है और एक सूरज है। सूरज से वह दूसरा वाला जो था तारा, उसको खींचा बहुत सारा चीज़ उसमें से, और उसके बाद उससे बन गया। लेकिन यह सब था जो सिद्धांत है वो बेकार सिद्धांत था, लेकिन आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार डबल स्टार थ्योरी था। इस सिद्धांत को दिया किसने था, तो लिलिटन ने दिया था, यह बात याद रखिएगा। और इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि एक सूर्य है, उसके बाद यहाँ पर 2 तारा है, ठीक है, एक तारा ही फूट गया है, ठीक है, और यह बहुत सारे भाग में बट गया और यह क्या बन गया, ब्रह्मांड, मतलब कि ग्रह बन गया। और ये वाला जो तारा था ये जाके ब्लैक होल में मिल गया। तो इसको हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, इसमें हम लोग स्पीड से रिवीजन कर रहे हैं। सौरमंडल,
सूर्य तथा उसके आसपास का जितना भी चीज़ होता है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का, सबको आकाशीय पिंड कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। याद रखिएगा, सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल का जनक तारा, यह सब हम लोग देख चुके हैं। सन के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। 15 अरब वर्ष उसके आयु है। 5 वर्ष वह जी चुका है, 5 अरब वर्ष। यह मिल्की वे का मतलब कि यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। ये मान लीजिए मंदाकिनी है, यहाँ पर है, तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 26,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यह याद रखिएगा, 26,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी जो होता है आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसमें उसको 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इनका व्यास जो है 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? व्यास किसको कहते हैं? ये तो 13.92 लाख किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहती है। सूर्य अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम में इसकी घूर्णन अवधि 25 पृथ्वी दिवस के बराबर। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। चलिए, तो ये हो गया। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। आगे क्या है? आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आंतरिक संरचना यानी यह सूर्य है, कोर है, रेडिएटिव जोन है, या कोर या रेडिएटिव जोन, और यह कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। होता क्या क्या है इसमें? कोर में यह सूर्य का मध्य भाग है, कोर। ठीक है, इसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन सेल्सियस। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, प्लाज्मा अवस्था में ईंधन रहता है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। तो यह कोर की बात है। कोर मध्य भाग में होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। यहीं पर संलयन होता है हाइड्रोजन के हीलियम में। रेडिएटिव जोन में क्या होता है? यहाँ से एक्सरे, वाई रे, गामा रे, फोटोन, ये सब चीज़ निकल रहा होता है। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? हाइड्रोजन के सेल बना हुए रहते हैं। इस तरह का हाइड्रोजन का सेल बना हुआ रहता है, जो कि अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं। इनके बीच से ही ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इसी में से आगे संवहन होता है ऊर्जा का। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम क्या होता है? जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है, तो वह सूर्य के तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन के सेल को चीरती हुई सतह को छोड़ देती है। ठीक है, तो यह हम लोग अभी देखे थे। यह सूरज है, मान लीजिए यहाँ कोर में बहुत सारा निकल रहा है, बहुत सारा बना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? ये जो सेल है, हाइड्रोजन सेल, थोड़ा सही से बना देते। वैसे तो रिवीजन है यह, इसमें ये सब चीज़ नहीं पढ़ाना चाहिए। तो सोलर फ्लेम क्या है? जब कोर में बहुत ज़्यादा क्या होने लगे? ऊर्जा बनने लगे, तो ये हाइड्रोजन सेल जो होता है उसको चीरती हुई बाहर निकल जाती है। इसी को सौर ज्वाला कहते हैं। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, जिसके पास ऊर्जा, ठीक है, जिसके पास तापमान कम रहेगा उसके पास ऊर्जा भी कम रहेगा। ठीक है, जिसको कि सूर्य वापस फिर से खींच लेता है। जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है, वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, सूर्य से बाहर निकल जाता है। जब ये पृथ्वी के करीब जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है। लेकिन पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल है, जिससे वह जलने से रोकता है। अब होता क्या है कि इसके आने से, मतलब कि जब ये सौर ज्वाला आता है, तो इससे आने से कुछ कुछ घटनाएं उत्पन्न होती है। जैसे कि पृथ्वी पर संचार, फ़ोन में बाधा आती है। ठीक है, संचार में बाधा आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे वल्सूर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वल्सूर कहते हैं। पहली बात तो फ़ोन संचार में बाधा आती है, ध्वनि को वल्सूर कहते हैं। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे ऑरोरा, उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोलर स्पॉट या सन स्पॉट।
सौर कलंक क्या होता है? जो ज्वाला देखिए जो वापिस आ रहा था, ठीक है, आपको बताया था एक ज्वाला तो बाहर निकल गया था तो पृथ्वी के पास चला गया, और एक ज्वाला जो था वह वह फिर से अंदर आ गया, ठीक है, उसको खींच लिया गया, उसको यहाँ खींच लिया गया। तो ये वाला जो पार्ट है इसका जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो वापिस आ रहा है सोलर फ्लेम, ठीक है, इसका कितना है? इसका 4000 डिग्री सेल्सियस है। तो जहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पर एक धब्बा के समान दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, उसी को सन स्पॉट कहते हैं। और यह धब्बे के समान दिखता है जिसे सौर कलंक कहते हैं, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेकुला कहते हैं। तो जो गर्म और प्रकाशित भाग रहता है उसको फेकुला कहते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। जो सौर कलंक बन रहा है उसमें काले भाग को अम्बरा कहते हैं, और जो हल्का हल्का चारों तरफ रंगीन क्षेत्र होता है उसको पुनुम्बरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सन स्पॉट साइकिल, वह जो है 0 से 40 डिग्री अक्षांश तक बनता है, और 5.5 साल में, मतलब कि इसे जाने में 5.5 साल लगता है, फिर आने में 5.5 साल लगता है, ठीक है। तो यानी कि एक सन स्पॉट साइकिल जो है वह कितने दिन में बनता है? वह 11 वर्ष में बनता है। 2013 में यह 23 साइकिल पूरा हो चुका था, यह 24वां साइकिल चल रहा है, और यह 24वां साइकिल अभी चल रहा है। एक साइकिल में 11 वर्ष लगता है, और जब 100 सोलर स्पॉट बन जाता है तो इसे सोलर इवेंट कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक आर्क क्या होता है? जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है, और इन्हीं चुंबकीय क्षमताओं के कारण ध्रुव की ओर खींच लेता है। यह जो सन स्पॉट रहता है उसको ध्रुव की ओर खींच लेता है, जिसके कारण जिसको मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत के बारे में देखते हैं। 3 परत था, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, किरीट, ठीक है, या कोरोना। बाहरी परत क्या है? यह तो 3 परत था ही, इसके बाद जो ऐसे बाहरी परत है, ठीक है। इसमें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो फोटोस्फीयर के बारे में देखते हैं। सबसे अंदर मतलब कि सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग जो है, और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग 6000 डिग्री सेल्सियस, फोटोन की अधिकता। क्रोमोस्फेयर क्या है? यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। क्रोमोस्फेयर क्या है? बीच में है। पहले प्रकाश मंडल है, यानी फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर किरीट। तो क्रोमोस्फेयर जो मध्य भाग है 32400 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसका कितना था? 6000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 32000 डिग्री सेल्सियस। कोरोना का देखते हैं। हाँ, पहले थोड़ा सा क्रोमोस्फेयर ने गैस से उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। गैस से उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किसको? वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर को सूर्य का वायुमंडल या स्पिक्यूल कहते हैं। किरीट, कोरोना, मुकुट, ठीक है। इसका सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसकी जो लपट के समान दिखाई देती है, यह केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, और 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। हाइड्रोजन कितना है? 75% है। हीलियम 24% है, और बाकी सब 1% है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना। व्यास कितना है सूर्य का? पृथ्वी से 109 गुना। गुरुत्वाकर्षण 28 गुना। घनत्व 20 गुना। ऊर्जा, ठीक है, प्रति सेकंड 1026 जूल ऊर्जा निकलती है। सूरज जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवतीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का विषुवतीय भाग यानी सूर्य का जो बीच वाला भाग है उसको 25 दिन लगता है घूर्णन करने में, और ध्रुव वाला भाग जो है उसको 31 दिन लगता है घूर्णन करने में, ठीक है। उसके बाद सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ भी याद रख सकते हैं। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, ठीक है। प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट का कोई ऊष्मा नहीं होता है, अपना ऊष्मा नहीं होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। प्रारंभ में 9 ग्रह थी, पर वर्तमान में 8 ग्रह है। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के समान है, ठोस है। 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोवियन ग्रह किसको कहते हैं? जिसका आकार बड़ा है, घनत्व कम है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। उपग्रहों की संख्या अधिक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। प्लूटो, यम, इसको 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, प्राग होना चाहिए, ठीक है, प्राग में
अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया और अब इसका नाम क्या है? 134340। 134340। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के कारण क्या क्या थे, यह पता ही है आपको। छोटा था, दीर्घवृत्ताकार नहीं था इसका कक्षा, और वरुण की कक्षा को काटता था। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन सा है? चंद्रमा। मानव निर्मित कौन सा है? जो संचार और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करता है। उसके बाद देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है तथा बुध और शुक्र की कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा किसके पास है? बृहस्पति के पास है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के दूरी के अनुसार अगर हम ग्रह का कहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार अभी हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार देख रहे थे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है, ठीक है। उसके बाद कौन है? फिर मंगल है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण लगातार, ठीक है। बृहस्पति के आकार के अनुसार ग्रह, आकार के अनुसार सबसे पहले बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। पहले तो जितना भी जोवियन प्लैनेट है उसका नाम है लगातार। उसके बाद जब इधर हम पार्थिव ग्रह की बात करें तो उसमें सबसे पहले पृथ्वी बड़ा है, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। नंगी आंखों से हम 5 ग्रह को देख सकते हैं। कौन कौन सा? बुध शुक्र को देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। यानी लास्ट वाला जो अरुण और वरुण है उसको नहीं देख सकते हैं। उल्टा घूमने वाला कौन है? इधर से दूसरा, उधर से भी दूसरा, शुक्र और वरुण, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी तथा कम घनत्व शनि का है। सबसे ज्यादा ग्रहों में घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का 5.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और शनि का घनत्व सबसे कम है। सबसे बड़ा उस उपग्रह जो है बृहस्पति का है, वह है गैनीमेड। सबसे छोटा किसका है? डिमोस, मंगल का है। और दूसरे नंबर का बड़ा कौन है? तो टाइटन है, जो कि शनि का है। सबसे तेज घूर्णन यानी दिन की अवधि सबसे तेज किसका है? तो बृहस्पति का है, 9.5 घंटे में, 9.5 घंटे में पूरा कर देता है। सबसे धीमा घूर्णन किसका है? शुक्र का है, 249 दिन। भोर तथा सांझ का तारा किसको कहते हैं? बुध और शुक्र को कहते हैं। सबसे तेज परिक्रमण जो होता है वह बुध का है, ठीक है, 88 दिन में। सबसे धीमा 249 दिन में, 225 देना चाहिए था, ठीक है। यानी कि 225 दिन में शुक्र जो है अपना 1 साल पूरा करता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र एवं सबसे ठंडा ग्रह भी, मतलब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? वरुण होगा, ठीक है, लास्ट वाला। या अरुण वरुण दोनों ले सकते हैं। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि, मतलब कि ये तो हम लोग देख चुके हैं, अरुण और वरुण रहता है सबसे ठंडा। गोल्डी लॉक जोन किसको कहते हैं? अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ पर जीवन की संभावना है उसको क्या कहते हैं? गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। जीवन की संभावना कहाँ पर है? वो पृथ्वी पर तो है, मंगल पर संभावना है, ठीक है। और जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष भेजा गया था। चलिए बुध ग्रह के बारे में थोड़ा देखते हैं। बुध ग्रह के बारे में इसका अब नेक्स्ट जो है फास्ट रिवीजन, यानी कि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन जो है रहेगा, वो हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। यह 1 पार्ट रहा इसका, और नेक्स्ट पार्ट जो है इसके बाद आएगा, ठीक है। थैंक यू।